नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बायोलॉजी के आरआरबी एनटीपीसी द्वारा बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन है PYQ हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं कि साइंस के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स के और तथा केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवा दूंगा संयुक्त रूप से। तो आज का हमारा ये है साइंस के क्वेश्चन प्लस बायोलॉजी, पार्टिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है? तो केंद्रिक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो इसका क्या उत्तर? एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइकोसोम। किसको? लाइसोसोम को जाना जाता है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पर्णहरित वर्णक को कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? तो कोशिका के हरित लवक में उपस्थित होता है। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैस विनिमय होता है। तो गैस विनिमय किस कोशिका झिल्ली में गैस विनिमय होता है, किसके माध्यम से होता है? तो ये विसरण के माध्यम से होता है। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, किस अणु को कोशिका की मुद्रा कहा जाता है? तो कोशिका ऊर्जा मुद्रा किस अणु को कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, तो हमारा ATP इसका सही उत्तर होगा। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है? आप चित्र में देख सकते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है, कौन देता है? तो साइटोकाइनिन देता है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो काइटिन कहा जाता है। क्या? काइटिन कहा जाता है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, DNA का एक भाग है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो किस प्रोटीन के लिए? तो जीन। तो जीन DNA का एक भाग है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो जीन हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संकरण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो किस अवस्था का? तो मध्य अवस्था का निर्माण करता है। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाते हैं। 3 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है? तो कौन सा शैवाल जो प्रोटीन से भरपूर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C, यानी कि स्पिरुलिना और क्लोरेला, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से A और C दोनों। अगला है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? अवृत्ति बीज कहा जाता है, बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तीसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गूदेदार पादपों की नहीं है? तो गूदकेदार पादपों की नहीं है जिनमें पत्तियां नहीं होती। जिनमें पत्तियां नहीं होती उनकी विशेषता गूदेदार पादपों की नहीं है। आप जैसे एलोवेरा देख सकते हैं, इसमें क्या गूदा होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में सभी पौधों में जड़ों को छोड़कर रेशेदार होती हैं। तो किस पौधे को छोड़कर, जड़ों को छोड़कर जो है रेशेदार होते हैं? तो चुकंदर। क्या? चुकंदर। बाकी आपको पता है मक्का में भी होती है, चावल में भी होती है और गेहूं में होती है। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो ये फाइकस नहीं करता। क्या? फाइकस नहीं करता। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि टच मी नॉट, यानी जिसे छुई मुई का पौधा कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे मिसोसा पुडिका कहा जाता है। क्या? मिसोसा पुडिका कहा जाता है। 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है छुई मुई का पौधा। जैसे आप उस पौधे को छूते हैं तो वो पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है। जैसे आपने इस अंग को छुआ है, चित्र में देखिए,
तो ये पत्तियाँ क्या हो गई, सिकुड़ गई। जैसे आप इसको छुएंगे तो इतना सिकुड़ जाएगा, ये फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी उसी अवस्था में भी आ जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, मिसोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है, पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक पौधे का समूह नहीं है। तो कौन सा कह रहा है एक पौधे का समूह नहीं है जो 5 पौधों में विभाजित किया जाता है। तो प्रोटोकार्टेटा ये जो पौधे का समूह नहीं है, यानी कि प्लांट किंगडम नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं। तो किस पादप समूह में जो है नग्न बीज होते हैं, तो किसमें, ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। किसमें, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, यानी कि फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कोशिका आतंकों में कौन सा पौध कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु में नहीं। तो हरित वलक जो है पाया जाता है, पशु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पौधों में नहीं पाया जाता। ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटिया से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटा से संबंधित है, तो ये मार्चेटिया है। क्या है, मार्चेटिया, यानी कि मार्चेटिया। तो ठीक है, 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है। तो सेब से संबंधित रोग इसे फायर ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्या, फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लोग सेब में देखिए कुछ इस प्रकार के दाग पड़ जाते हैं, इसे फायर ब्लाइट कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है, ये आरपीएफ का जब अभी पेपर हुआ था, आरपीएफ वालों में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो पर नजर रखता है। किस पे, वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। तो लाइकेन को आप देख सकते हैं चित्र में, जो है आसानी से देख सकते हैं। अगला है, ब्रेफिसिका कैम्पेट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो किसका, जंगली सरसों का जो है वनस्पतिक नाम है। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। तो छिपे हुए प्रजनन अंग किस पौधे में होते हैं। तो मार्सिलिया, किसमें, मार्सिलिया में होते हैं। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए, ये हमारा जैसे पौधा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक, आप चित्र में देखते ये पौधा है। तो ये पौधे की क्या है, जड़ है। तो जड़ों में एक चीज, एक सिस्टम होता है इनकी, उनसे कहा जाता है जाइलम। तो जाइलम जो है जड़ों से वाटर को, जड़ों से क्या करता है, वाटर को क्या पहुंचाता है, पत्तियों में पहुंचाता है। तो यहाँ से पानी लेगा और सारी पत्तियों में पानी देता है। तो ये किसके द्वारा करता है, इस सिस्टम के कारण इसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा इस पुष्प में स्त्री केसर है। तो पुष्प में जो स्त्री केसर क्या है, तो एक मादा जनन अंग है। तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। आप चित्र में देखिए, जो किसे कहा जाता है स्त्री केसर, इस चीज को जो है स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण। तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किंगो बाइलोबा, क्या है, किंगो बाइलोबा है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है, याद रखिएगा। ठीक है, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है। तो मोलस्का कुल से कौन सा जीव संबंधित है। तो घोंघा संबंधित है, याद रखिएगा, हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो एनेलिडा, क्या एनेलिडा नहीं करता। डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है। तो सर्पिसरस शामिल नहीं, क्या सरीसृप शामिल नहीं। दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑर्नियोथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है। तो तीसरा जो कथन है मछलियों के बारे में एकदम सही नहीं। इसमें क्या है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगला है, समान घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का
डोमेस्टिका, क्या मस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण यानी कि लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है। देखिए जब तितली बनती है तो उसमें 3 चरण होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा। तितली बनने से पहले 3 चरण होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले एग होता है, अंडे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लार्वा, जैसे कैटरपिलर, ठीक है। इसके बाद आता है प्यूपा, तीसरा चरण है। और चौथा चरण जो है बटरफ्लाई यानी एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो पहला चरण होगा एग, दूसरा लार्वा है और तीसरा प्यूपा है, फिर इसके बाद एडल्ट है। तो 4 चरणों के माध्यम से होकर जो है एक तितली का निर्माण होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है। लार्वा के बाद को प्यूसा कहा जाता है, यानी कि प्यूपा है, प्यूपा कहा जाता है। तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो। अगला है मैलपीगी नलिकाएं किसकी विशेषता है। तो मैलपीगी जो नलिकाएं हैं ये आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं हैं। 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। तो 4 कक्षीय हृदय मोर के पास होता है, एक इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो किसे जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को मानव विज्ञान का सैनिक मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, WBC, ठीक है। अगला है हृदय की पेशियां होती हैं। तो हृदय की पेशियां कैसी होती हैं। तो बेलनाकार होती हैं, सखित होती हैं और एकल केंद्रित होती है। 2 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घोलित रूप में स्थानांतरित करता है। तो क्या बात सही है। तो किसमें करता है, ये प्लाज्मा में करता है। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो कौन सी घटना। तो रक्त नीलय में प्रवेश करता है, ये घटना घटित होती है। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र किसे कहा जाता है। तो हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र क्या कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो रक्तचाप के संबंध में अगर बात करें तो धमनियों की तुलना में शिराओं का बहुत कम अधिक दाब होता है। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता जिन ब्लड ग्रुप ओ जिनका यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है वो है, उन्हें सर्वदाता कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो कौन सी नलिका है, वो धमनी है। तो धमनी क्या करती है, हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों पर रक्त क्या है, संचारित करती है। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है नीले की भित्ति अलिंदी के भित्ति से होती है। तो नीले की भित्ति जो है अलिंदी की भित्ति से कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 50 क्वेश्चन हो गए मेरे, मैं आपको 100 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है, PYQ है, रेलवे द्वारा NTPC द्वारा पूछे गए प्रश्न है। और इस वीडियो का सोर्स क्या है, इस वीडियो का सोर्स है विभिन्न किताबें हैं जिनके मैं क्वेश्चन आपको छांट कर लाया हूँ। तो आप लोगों के अगर पास हो PYQ तो आप लोग मिला लीजिएगा, ये PYQ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स के, इसके बाद फिर केमिस्ट्री के दोनों के करवा दूंगा, ये बायोलॉजी के हैं, ठीक है। अगला है मानव के अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। तो HCl, कौन सा, चौथा हमारा इसका सही उत्तर होगा, अमाशय द्वारा अम्ल मिलता है। अगला है समान स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है। तो जो आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30 स्लेम। कौन करता है, श्लेष्म करता है। तीसरा ऐसा सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन आहार नाल में जाता है। तो भोजन जो है आहार नाल में जाता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से जाता है, वो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से जाता है। क्या, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से जाता है। एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्ग्रहण प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसे अंतर्ग्रहण प्रक्रिया कहा जाता है, जब कोई चीज़ हम मुंह में रखते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अगला है भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है। जो भोजन के पाचन में जो लार जिसे सलाइवा कहा जाता है, ये बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम है। तो पाचन तंत्र के जो चरणों का सही क्रम क्या है, तीसरा। देखिए अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन लेना, इसके बाद पाचन, ठीक है, तो भोजन के छोटे टुकड़े होना, फिर अवशोषण को करना यानी कि जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना, फिर बहिक्षेपण यानी कि मल द्वारा उसको बचे हुए को त्याग देना। अभी देखिए भोजन
तंत्र में निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन लेने की प्रक्रिया। फिर होता है पाचन, तो बड़े अणुओं वाले भोजन को छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। फिर इसके बाद अवशोषण, तो पचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में चला जाता है। इसके बाद विक्षेपण, अपच भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रमुख रूप से क्या होता है, 4 चरणों द्वारा भोजन हमारा पचता है, लिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को छरी में परिवर्तित करता है। तो आहार नली में अम्लीय भोजन को छरी में कौन परिवर्तित करता है, तो हमारा 56 का होगा पित्तरस। कौन होगा, पित्तरस। और पित्तरस कहाँ से निकलता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पित्तरस जिसे विली जूस कहा जाता है, क्या विली जूस कहा जाता है, यकृत यानी कि लीवर द्वारा निकलता है। तो बहुत पूछा जाता है, ये पित्तरस यानी कि विली जूस शरीर के किस अंग द्वारा निकलता है, तो ये निकलता है लीवर द्वारा निकलता है, जैसे यकृत हिंदी में कहा जाता है। और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में क्या होता है, ये जमा हो जाता है। जब पेट से निकलकर छोटी आंत में पहुंचता है, जब भोजन जो है पेट से निकलकर छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्तरस उत्सर्जित होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन करता है, तो कौन सा भाग करता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा छोटी आंत करता है। 4 हमारा इसके सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पयासीकरण में शामिल होता है, तो वसा के पयासीकरण में कौन सा शामिल होता है, तो यकृत शामिल होता है, जिसे लीवर कहा जाता है, याद रखिएगा एक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिकांत तंतुओं से बना होता है, जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थ करता है और मस्तिष्क के आवेगों को संचारित करता है, तो कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ये पीछे का जो पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, तो मानव त्वचा में देखिए 3 लेयर होती हैं, तो सबसे बाहरी वाली को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। कुल इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस होता है। यह त्वचा की एक कड़ी पतली कड़ी परत होती है। एपिडर्मिस के बारे में कुछ और खास बातें, यानी कि जिस त्वचा को हम लोग देखते हैं ऊपर जो हमारी चमड़ी है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके अलावा 3 और परतें हैं। ठीक है, देखिए यह शरीर को नुकसान से बचाती है, यह शरीर को क्या हाइड्रेट रखती है, इसमें मेलेनिन होता है जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है। एपिडर्मिस में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। क्या 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस की मोटाई शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होती है। जैसे पलकों पर जो एपिडर्मिस है ये चमड़ी सबसे पतली होती है। जैसे हाथ पे तलवों पे क्या होती है, जो चमड़ी होती है सबसे अधिक होती है। और त्वचा के 2 अन्य भाग कौन कौन से, डर्मिस और सबक्यूटूटस कहा जाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, तो कौन सा भाग है इनका केंद्र है, तो 61 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है, क्या दीर्घरोम कहा जाता है, तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, यूरिया का उत्पादन होता है, तो जो यूरिया है इसका उत्पादन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो इसका यकृत इसका सही उत्तर होगा, यानी कि लीवर। तो यूरिया का उत्पादन जो है लीवर से होता है, और आपको चित्र में ये लीवर दिखाई दे रहा होगा। तो यूरिया का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी भी हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, जो हार्मोन्स भी रिलीज करती है और एंजाइम भी रिलीज करती है। उसका नाम है अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो 2 हमारे इसका सही उत्तर होगा। आप लोग इसको देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये इसके पीछे दिखाई दे रहे होगी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसे कहा जाता है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, तो बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है ये किसे माना जाएगा, ये प्यूटरिटी यानी कि पीयूष ग्रंथि को माना जाएगा। तो इसका 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, किसको, 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है शरीर की, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, लाल होता है। अगला है,
पित्त द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कि पित्त का जो रिलीज किसके द्वारा होता है, तो पित्त किसके द्वारा रिलीज होता है, मैंने आपको बताया यकृत यानी कि लीवर के द्वारा रिलीज होता है। 4 हमारे यहाँ से 77 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है छोटी और बड़ी आंत में के बीच कौन सी लंबी है, कौन सी लंबी है, तो छोटी और बड़ी मानव आंत में लंबी इसमें से दोनों में से कौन सी है, तो इसमें से छोटी आंत लंबी है, यानी कि नाम छोटा है लेकिन है बड़ी। ठीक है, अगला है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा हमारा 77 हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स होता है, एक वाई, एक्स वाई होता है। तो ठीक है, ये होते हैं। अगला है हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है, तो ये वसा ऊतक है। 2 इसका 77 हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। देखिए कितनी बार यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यकृत करता, मैं आपको अभी ये तीसरी बार बता चुका हूँ। लीवर जो है मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन करता है। पित्त रस यानी कि जूली बीज, जिसे जूस कहा जाता है, विली जूस कहा जाता है। अगला है मानव श्वसन से क्या छोड़ता है, तो मानव जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन सांस लेता है, छोड़ता क्या, कार्बन डाई छोड़ता है। ये आप सभी को क्या है पता है। ठीक है, अगला है एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच के बीच रहता है। तो कि अगर स्वस्थ मानव है तो उसके लार का पीएच कितने से कितने तक रहेगा, तो 6.2 से 7.6 तक रहता है। तीसरा यहाँ से 77 होगा। अगला है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्साइन, क्या थायरॉक्साइन। तो तीसरा यहाँ से 77 हो जाएगा। ठीक है, अगला है वक्र विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका मतलब है किडनी, जब किडनी हमारी सही नहीं रहती तो उस समय क्या होता है, एक कृत्रिम किडनी को लगा दिया जाता है। तो जो काम हमारे किडनी करते हैं, फिल्ट्रेशन का जो जो काम होता है, तो वो मशीन जो है बाहर से हमारे शरीर को क्या करती, कंट्रोल करती, वही काम करती, उसे डायलिसिस कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो डायलिसिस संबंधित उपचार किस शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है, तो किडनी के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हेमोडायलिसिस जो लिखा हुआ है। डायलिसिस में रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। डायलिसिस 2 तरह का होता है, एक होमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। हेमोडायलिसिस में रक्त को एक मशीन से साफ किया जाता है। यह मशीन रक्त को एक फिल्टर से होकर गुजारती है, जिससे डायलाइजर कहा जाता है। डायलाइजर को कभी कभी कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रक्त संवेदी अंगों को सह में सहायता करता है। तीसरा इसका गलत उत्तर होगा। अगला है हाइपोथैलेमस के पतले आधार से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही शरीर की जो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पीयूष ग्रंथि को शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पर, इधर पाई जाती है, आप देखते होंगे मस्तिष्क में ऐसे कुछ इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि लगी होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के हेम भाग का भाग है, तो हीम का कौन सा भाग है, तो आयरन है। क्या, आयरन। ठीक है, एक यहाँ से 77 होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, तो किस खतरनाक पदार्थ से जो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, तो अधः कण, जिसे एस्बेस्टस कण कहा जाता है। तो दूसरा इसका 77 हो जाएगा। अगला है हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो इसका हमारा 77 क्या होगा, 80 का हमारा 77 यकृत, इसका 77 हो जाएगा, यानी कि लीवर। अगला है स्मॉल पॉक्स का टीका किसने विकसित किया था, तो स्मॉल पॉक्स का जो टीका है किसने विकसित किया था, ये एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है खड़े होकर पीठ को निचले हिस्से के हाथों से सहारा देना, फिर पीछे की ओर मुड़कर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हमारा कहा जाता है बैक आर्चिंग कहा जाता है। क्या, बैक आर्चिंग कहा जाता है। दूसरा यहाँ से 77 होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा
रोग विषाणु से होता है। तो कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है? चिकन पॉक्स जो विषाणु से होता है। 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। जिसे क्या माता कहा जाता है, छोटी माता, ये भी माता भी कहा जाता है। अगला है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलाइट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा का कारण बनती है। तो अगर कैल्शियम ऑक्जेलाइट की मात्रा है शरीर में तो ये पथरी का कारण बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तीसरा हमारा 77 होगा। अगला है, अपोहन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अपोहन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये वक्र की यानी कि किडनी से संबंधित है। इसके किडनी से संबंधित है। तो हमारा चौथा इसका किस सही उत्तर हो जाएगा? चौथे से संबंधित है, यानी कि किडनी से संबंधित है। ठीक है। अगला है, मादा एनोफिलीज मच्छर किसकी संवाहक है? तो मादा जो एनोफिलीज मच्छर है किसकी संवाहक है? ये है मलेरिया की संवाहक है। एक यहाँ से 77 होगा। अगला है, खाद्य विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यानी कि जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है इंग्लिश में, किसके कारण होती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग होती है। अब फूड पॉइजनिंग के देखिए लक्षण क्या है। फूड पॉइजनिंग में क्या होगा? आपका सर दर्द करेगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको सही नहीं लगेगा, और आपको क्या है बार बार क्या करेंगे? उल्टी होगी। ये सब फूड पॉइजनिंग के क्या है लक्षण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा मानव रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो 88 का हमारा सही उत्तर होगा दूसरा, टाइफाइड। ठीक है, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है किससे संबंधित है? तो अस्थि यानी कि हड्डी बोन्स से संबंधित है। एक साइड हमारे पास ये क्या हेल्दी बोन्स है, ठीक है, और एक बात क्या है, ये इस रोग ग्रसित बोन्स है। तो हेल्दी बोन्स में क्या होते हैं? मजबूत होती है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ये हड्डियों को क्या कर देता है? बीच बीच से क्या चटका देता है। तो कहीं भी आप उठे बैठेंगे तो हड्डियाँ क्या होती है? चटक जाती है, टूट जाती हैं, हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। अगला है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे से होने वाला रोग है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे से होने वाला रोग कौन सा है? वो क्या है? सिलिकोसिस है। क्या? सिलिकोसिस है। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, टिशनेस तंत्रिका का एक गंभीर रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? प्रोक्टिस्ट के कारण होती है, कवक के कारण होती है, परजीवी के कारण होती है, या फिर जीवाणु के कारण होती है? किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, आपने देखा होगा लोहे की कहीं भी कील है आयरन की, अगर आपके लग गई तो क्या टिटनेस, तो टिटनेस का एक इंजेक्शन भी लगवाया जाता है। तो टिटनेस किसके कारण होता है? विषाणु के कारण कि कवक के कारण कि जीवाणु के कारण? तो जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला है, वक्र वक्र की पथरी बनने का कारण क्या नहीं है? यानी कि किडनी की जो पथरी बनने का क्या कारण नहीं हो सकता? आपसे नहीं हो सकता कह रहा है, तो अधिक पानी पीना ये कारण नहीं हो सकता। बाकी डायबिटीज है तो हो जाएगा, ऑक्सीलाइट का भरपूर है तो ये हो जाएगा, और पथरी के खाने वाले बनाने वाले जो पदार्थों का सेवन कर तो हो जाएगा। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सोते समय स्लीप एपनिया से संबंधित है। तो स्लीप एपनिया किससे संबंधित है? तो खर्राटे लेना। क्या खर्राटे लेना? आप चित्र में देख सकते होंगे ये व्यक्ति कैसे खर्राटे ले रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है जो जठर अंतरीय संक्रमण का कारण बनता है? तो कौन सा है? तो हमारा 94 का सही उत्तर क्या हो? हैजा इसका सही उत्तर होगा। क्या? हैजा। ठीक है, ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जानवरों में होने वाला एक तीव्र विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो कौन सा है? तो हमारे इसका सही उत्तर होगा 95 का रेबीज इसका सही उत्तर होगा। क्या? रेबीज इसका सही उत्तर होगा तीसरा। तो रेबीज किसके कारण से होता है? कुत्ते के काटने से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। यानी किसी कुत्ता काटा है तो उसको पानी से डर लगता है। उस व्यक्ति को क्या है? सबसे बड़ा लक्षण है, अगर किसी को कुत्ता काटा है तो उसे पानी से डर लगता है, वो पानी को जैसे ही देखता है वो भाग जाता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार उत्पन्न करता है? तो कौन सा उत्पन्न करता है? 96 का ऑप्शन नंबर दूसरा, लिस्मेनिया। क्या? लिस्मेनिया दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? तो इतनी बीमारी दी है, तो कौन सी बीमारी जो हृदय से संबंधित नहीं है? देखिए, धमनी विस्फर ये भी है, और हृदपेशी विकृत ये भी है, हृदयवात ये भी है, और ये डिप्थीरिया नहीं है। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अभय वजन रोगों के संदर्भ में रिक्टेटस की कमी के कारण होता है। रिक्टेटस यानी कि जो पैर हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कुछ यानी कि ऐसे, यानी बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं पैर,
तो किसकी कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। और विटामिन डी भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी में पाई जाती है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, लगभग सभी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कम है, कहीं नंबरिंग की वजह से हो गया होगा। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसके, तो ये क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए। और अगर आपको अब इसका केमिस्ट्री का भी देखना हो, फिजिक्स का भी देखना हो, तो जुड़ जाएगा हमारे साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।